डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मणिपुर की हिंसा और वहाँ की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी समय से मणिपुर में जो हिंसा है वह काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। बीच में यह हिंसा थोड़ी कम हुई थी और फिर से वह स्थिति दोबारा से आ गई है। बहुत सारे लोग वहाँ विस्थापित हुए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोगों को अपना घर और अपनी जो ज़मीनें वगैरह सब छोड़नी पड़ी है। दोनों ही तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ है और सरकार और जिस प्रकार से राज्य सरकारें बहुत प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन जिस प्रकार की हमें स्थिति देखने को मिल रही है या जैसी वहाँ की स्थिति रही है, यह स्थिति काफ़ी हिंसक और काफ़ी भयानक है, जो कि देश के साथ साथ की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में, मणिपुर हिंसा का क्या कारण था, क्यों और कैसा इसका प्रभाव हुआ है, क्या हुआ है और अब इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आगे क्या दिखता है हमें, इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं हम सबसे पहले जानते हैं कि मणिपुर में क्या रीज़न क्या था। देखिए, मणिपुर में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और जो झड़प जो शुरू हुई थी उसका वो तब शुरू हुई थी जब मणिपुर के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 साल पुरानी सिफारिश के आधार पर जो वहाँ की मैती समुदाय है को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश दिया। ठीक है, उस समय की जो घटना हुई थी इसकी वजह से हमने ये देखा कि वहाँ पर यह स्थिति वहाँ पे प्रारंभ हुई और वहाँ पर दंगे हो गए थे। अब हम देखते हैं, अगर भौगोलिक स्थिति देखें और राज्य की स्थिति देखें तो मणिपुर की समस्याओं में क्या है। देखिए, मणिपुर में लगभग 16 जिले हैं और राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित किया जाता है। इम्फाल घाटी राज्य के केंद्र में स्थित है और पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, इस हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 मार्ग हैं, राजमार्ग हैं, जो घाटी तक पहुँचने के लिए बिंदु का कार्य करते हैं। ये जो घाटी है वह मणिपुर के भूभाग का 10% क्षेत्र है और इसमें गैर आदिवासी जो कि वो मैतेई का वर्चस्व है। मैतेई लोग समुदाय की राज्य की आबादी का लगभग 64% से ज़्यादा है और राज्य के विधानसभा में 60 विधानसभाओं में से 40 इनके सदस्य हैं। इस बीच में हम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का जो 90% हिस्सा जो पहाड़ियों से बना है, इसमें लगभग 35 मान्यता प्राप्त अन्य जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन जो उनकी प्रतिनिधि हैं वह केवल 20 विधायक के रूप में जाना जाता है। मतलब 60 में 40 मैती के हैं और 20 अन्य जनजातियों के हैं। ठीक है, मैतियों में जो अधिकतर है वह अधिकतर बहुसंख्यक है, उसके बाद मुसलमान है और 33 मान्यता जो प्राप्त जो जनजातियां हैं उनमें से कोई अन्य, जैसे कि नागा जनजाति है, कोई कुकी जनजाति है, इस प्रकार की जनजाति, मुख्य रूप से कुकी जनजाति देखने को मिलता है। और यह जो है यह मुख्य रूप से हमें ईसाई धर्म से में रहती की हैं। ठीक है, ईसाई धर्म की जनजातियां हैं ये। हम देखते हैं कि 2012 से मणिपुर की जो अनुसूचित जनजाति मांग समिति है के नेतृत्व में मैतेई समुदाय को एसटी के दर्जा देने की मांग की जा रही थी और मैतेई जनजाति संघ ने मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की और तर्क दिया कि जब 1949 में भारत संघ में विलय से पहले मणिपुर रियासत में मैती समुदायों को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और विलय के बाद उन्होंने अपनी एक जनजाति के रूप में अपनी पहचान खो दी है। इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया कि समुदायों को संरक्षित करने के लिए, उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए एसटी दर्जा का समुदाय को बढ़ावा देना चाहिए। और उनके अनुसार मैती समुदाय को बिना किसी संवैधानिक संरक्षण के वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके साथ साथ वह अपने पैतृक भूमि को भी खो चुके हैं और हाशिए पर जा चुके हैं। और मैती समुदाय की जनसंख्या 1951 में मणिपुर की जनसंख्या का 59% थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार घटकर 44% हो गई। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि उसी समय मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला आया। तो मणिपुर उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर सरकार से 4 सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 10 साल पुरानी सिफारिश प्रस्तुत करने को कहा। और उन्होंने फिर मई 2023 में उन्होंने 2013 में जो उनके सामने जो प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद उन्होंने 23 में
राज्य सरकार को केंद्रीय राज्य जनजातीय मंत्रालय के पद का हवाला देकर उन्होंने कहा कि इसमें नवीनतम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के साथ सिफारिशें मांगी गई। और उसके बाद लेकिन हम देखते हैं कि क्या हुआ था। जो सबसे ज़्यादा इश्यू हुआ था वो यह हुआ कि जब मैती समुदायों को एसटी दर्जे की मांग का राज्य के अन्य आदिवासी समूहों ने विरोध किया। ठीक है, इसी वजह से ये हिंसा अचानक से फैली थी और यही सबसे बड़ा इशू था। इस अन्य आदिवासी समूहों का मानना था कि मैती समुदाय के पास पहले से ही जनसंख्याकी के साथ साथ राजनीतिक लाभ भी हैं। वे आगे यह भी तर्क देते हैं कि जो ये समुदाय है ये एकेडमिक और अन्य पहलुओं में आदिवासी जो समुदाय हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। और विभिन्न आदिवासी संगठनों के अनुसार मैतेई लोगों को एसटी दर्जा मिलने से रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे और मैतियों को पहाड़ों में भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे वह आदिवासियों को बाहर कर देंगे। इसके अतिरिक्त मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जैसे समूहों का यह भी तर्क है कि जो मैतेई लोग हैं की मणिपुरी भाषा है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। जो समुदाय के विभिन्न वर्ग से पहले से ही एसटी से जुड़े हुए और ओबीसी से जुड़े हुए जितनी भी उनको चीज़ें थी वह उनको सभी प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, तो मणिपुर उच्च न्यायालय में जब 19 अप्रैल को जो निर्देश आए हैं उसके बाद जो वहाँ की ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने आदिवासी एकजुटता मार्च का आह्वान किया और मार्च का आयोजन होने पर इसमें मैती समुदायों को एसटी वर्ग में शामिल करने का विरोध किया गया था। कई जगह यहाँ पे इसकी वजह से ही कई जगह पर हिंसक स्थिति उत्पन्न हुई और यह स्थिति अत्यधिक हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती की गई। और मणिपुर सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अत्यधिक एक्सट्रीम जितने भी एक्सट्रीम केसेस अगर देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी किया गया था। ठीक है, जो अशांति का जो प्रमुख कारण है वह यही है कि मैती और कुकी जैसे आदिवासियों के बीच में जो ये विभाजन की स्थिति हो गई है। और कई अन्य जो कारण आएंगे उसमें यह आएगा कि राज्य सरकार के नोटिस पर जो नाराजगी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वहाँ का जो एक जिला है चुराचांदपुर और खोपम जो संरक्षित वन क्षेत्र में 38 गांव है वह अवैध बस्तियां हैं और इसके जो निवासी हैं वह अतिक्रमणकारी है और नोटिस के बेदखली अभियान के कारण यहाँ पे गंभीर झड़पें हुई थी। ठीक है, देखिए 1973 के बाद राज्य सरकार में पहली परिसीमन प्रक्रिया को लेकर भी चिंताएं और नाराजगी स्थापित की गई है। ठीक है, जो ये कुकी और मैतेई विभाजन है या जो इन दोनों जनजातियों के बीच में जो स्थिति है, जो जातीय संघर्ष है, वो आज का नहीं है, वो ऐतिहासिक है, वह पुराने समय से है। वहाँ के कांगलपई पाक साम्राज्य के समय से ही इन दोनों के बीच में जातीय संघर्ष जारी रहा है। यह तनाव और संघर्ष की स्थिति हमें 1950 के दौरान नागा राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जो नागा राष्ट्र की मांग थी उस समय भी बढ़ गया था। और नागा विद्रोह का मुकाबला मेइतेस और कुकी जोमी के विद्रोहों के समुदायों के मध्य हुआ था। ठीक है, उस समय से 1990 के दशक से ही वहाँ पे ये दो अलग अलग वर्ग थे। ठीक है, और जो कुकी जनजाति है इन्होंने ही कुकी लैंड को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया है और भारत में एक अलग राज्य निर्माण की भी मांग की थी। हालांकि कुकी एक समय पे जब उस समय था जब वह मैतेई लोगों के रक्षक होते थे, लेकिन जब ये कुकी लैंड और जैसा आंदोलन आया है और एक अलग राज्य की मांग उत्पन्न हुई थी, उस समय हम देखेंगे कुकी लैंड आंदोलन ने समुदायों के बीच में दरार पैदा कर दी थी और स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार है? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर संकट को मानवीय समस्या कहा है और जान माल के नुकसान पर चिंता जताई। अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक भी जो स्थिति है बहुत ही खतरनाक बनी हुई, वहाँ की हिंसा खत्म नहीं हुई है। कई जगह हमें वहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसको केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सेना द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ना कि उच्च न्यायालय के पास। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और मणिपुर सरकार के लोगों से सुरक्षा के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया और सभी विचारों के साथ इस पर चर्चा करने और परामर्श देने का उचित निर्णय लिया गया, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, और मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा की स्थिति के बीच में वहाँ पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने मणिपुर और भारत म्यांमार की
की सीमा पर मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जिसकी वजह से ताकि यह स्थिति ना आए, वहाँ पे जो भी स्थिति हो वह हमें पहले से पता चल जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मणिपुर का मिजोरम से कनेक्शन बहुत अब नई स्थिति आ रही है, एक जो बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए, अब किसी भी राज्य में कोई दुर्घटना होगी या ये इस प्रकार की घटना होगी तो अगल बगल में हम ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि अगल बगल के जो राज्य होते हैं वह भी प्रभावित होते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे शांत कहा जाने वाला प्रदेश है मिजोरम। ठीक है, और इस समय मिजोरम में हम देखते हैं कि शरणार्थियों का बोझ हो गया है। वहाँ पे कई प्रकार के शरणार्थी आपको देखने पड़ेंगे, और मणिपुर में जो सबसे ज़्यादा जातीय हिंसा हुई है वहाँ पे स्थिति खराब कर दी है। वहाँ पे 8,000 से ज़्यादा कुकी और नागा शरणार्थियों ने सरकार की मुश्किलें खराब कर दी हैं। वहाँ पे पहले ही लगातार पड़ोसी देश हमारे म्यांमार और बांग्लादेश से हजारों शरणार्थी आ रहे हैं और राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं। शरणार्थियों के संकट को निपटने के लिए मिजोरम सरकार के गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है और वहाँ सरकार इससे पहले सरकार ने मणिपुर से आने वाले शरणार्थियों के लिए केंद्र से 5 करोड़ की फौरी राहत की भी मांग की थी। जो मिजोरम की और मणिपुर की जो हम अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो मिजोरम की 95 किलोमीटर की जो सीमा है वह मणिपुर से सटी हुई है। ठीक है, तो यह स्थिति हमें वहाँ से देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ पर मणिपुर के लोगों का मिजोरम में आना और वहाँ पर शरण लेना कोई एक मामूली सी बात है। मणिपुर के कुकी नागा शरणार्थियों ने मिजोरम के अलावा नागालैंड और असम में भी शरण ली है। असम में जो ज़्यादातर लोग रह रहे हैं वह मैती समुदाय के हैं, और जो बाकी जो अन्य देशों में वहाँ पर जो कुकी और नागा समुदायों के जो लोग हैं वह आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस समय मिजोरम की स्थिति इसलिए भी खराब की जा सकती है क्योंकि मिजोरम में म्यांमार के शरणार्थी, जो कि फरवरी 2021 में जो वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ था उसके बाद बहुत सारे शरणार्थी मिजोरम में आ गए थे सीमा पार करके। ठीक है, 40,000 से ज़्यादा के लोग ये रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जब बांग्लादेश के शरणार्थी, बांग्लादेश में के लगभग 800 से ज़्यादा लोग राज्य के विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं, और यह लोग भी बम और टंगटकिया जनजाति के लोगों की तरीके हैं। बम जनजाति जो लोग हैं वह ईसाई है, और इसके साथ साथ वहाँ पे हमने यह देखा है कि इन लोगों के पूरे परिवार भी स्थापित हो रहे हैं। और मणिपुर में जो मई की जो हिंसा चालू हुई थी उसकी वजह से वहाँ से भी भारी तादाद में लोग आने हो गए। इससे सबसे बड़ी संख्या में जो कुकी और नागा समुदायों के लोग हैं वह भी है। ठीक है, और सबसे बड़ी स्थिति यह हो गई है कि म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ से भी जो लोग आए हैं वह भी जनजातियों के लोग हैं। तो जिस प्रकार से एक ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि लोगों ने यह जनजातियों के समूह अपने हितों के लिए रक्षा करने के लिए अगर साथ में आ गए और कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई तो यह मणिपुर के साथ साथ मिजोरम के लिए भी नुकसानदेह होगा, और भारत के विदेशी राज्यों के साथ, विदेशी देशों के जैसे कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या हुई है यहाँ पर, जो कि मणिपुर की जो हिंसा है उसके साथ साथ मिजोरम में भी। और इसके बारे में अभी जो सबसे बड़ी बात यह हुई कि मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी हम यह देखेंगे कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है वहाँ उस समय की स्थिति के बारे में मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने बहुत भावनात्मक अपील की है, और भारत के जो कानून और जितनी भी जिम्मेदार लोग हैं, इसके साथ साथ जो नागरिकों संस्थानों पे से ये कहा है कि इसको शांति के लिए तत्काल तरीके का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए अभी तक हम ये देखेंगे रिपोर्ट्स के अनुसार 3 मई के बाद से मणिपुर में लगभग 120 से अधिक लोग मारे गए हैं, 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं, और 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ा नंबर आया है। जब पूर्वोत्तर राज्य में संख्यात्मक रूप से हम ये देखेंगे तो सबसे जो प्रभावशाली मैती समुदाय है जो राज्य की 53% है, और ये विशेष रूप से अन्य जो कुकी समुदाय के प्रति जो ये जो विरोध हुआ है, यह स्थिति तब आई है। ठीक है, तब हमने ये देखने को मिला है इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, और सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि जो इतने लोग हैं और इतने लोगों की जो स्थिति हो रही है, और जो ये लोग मिजोरम की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, और मिजोरम में ऑलरेडी जितने विस्थापित लोग हैं, इससे मिजोरम की स्थिति भी खराब हो रही है। मिजोरम की आर्थिक स्थिति पे, वहाँ की सामाजिक स्थिति पे इसका प्रभाव पड़ता है।
और आज की अपडेट देखते हैं। देखिए, भारत के अमेरिकी राजदूत ने ये कहा है कि मणिपुर की जो हिंसा है वह एक मानवीय समस्या है और उन्होंने वहाँ पे अब शांति बहाली के लिए अपनी मदद पेशकश की है। जो कोलकाता में एक अमेरिकन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाली के लिए अपनी मदद प्रस्तुत की और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, यह एक मानवीय समस्या है। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं और व्यक्तियों के साथ जिस प्रकार की हिंसा हो रही है उसके लिए हमें भारतीय होने की ज़रूरत नहीं है। हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए कि वहाँ पे स्थिति खराब ना हो और शांति बनी रहे। लेकिन उनकी इस पेशकश के बारे में भारतीय सरकार और इसके साथ साथ जो विपक्ष था उन दोनों ने इस मामले में इनकार किया है और उन्होंने भारत के इस हिस्से को, भारत की समस्या को भारत का आंतरिक मामला बताया है और इसके साथ साथ इस पर किसी भी प्रकार के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बारे में इनकार किया है। और उन्होंने यह स्थिति विपक्ष और के भारत सरकार दोनों का यही बयान है कि ये भारत का आंतरिक मामला है जिसके मामले में वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं देखेंगे। तो यह स्थिति पूरी बनी हुई है। आई होप कि हम सभी ये प्रे करें वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के समुदायों के लिए और वहाँ के जितने भी जो सामान्य लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की जान गई, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। वहाँ की स्थिति सुधरे और जल्द से जल्द वहाँ शांति स्थापित हो और एक नॉर्मल लाइफ जो वो अपना नॉर्मल जीवन जीते थे वह स्थिति आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।